हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और जो कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हेल्प करती हैं। सीटेट का पेपर आने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है। तो एक फाइनल रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से पेपर 2 2018 में पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब जो क्रिएटिविटी की बात होती है तो वो किससे रिलेटेड होती है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो हमेशा याद रखिए जब क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है, मतलब कि एक प्रॉब्लम का कई मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढना और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The acceptable sound combination of language are specified in its rule। मतलब कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें जहाँ पे बच्चा साउंड्स के थ्रू चीजों को समझता है, जैसे अगर हम डिक्टेशन की बात करें तो बच्चा हम जिस तरीके से बोलेंगे बच्चा उस साउंड को सुन के कौन सी मात्रा लगानी है, क्या लगाना है, तो उस जब बेसिस पे चीजों को करता है, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो वो किस टर्म में आप स्पेसिफाई उस चीज को कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक, देन इन्फ्लेक्शन, देन फोनोलॉजिकल। तो बहुत बार ये चीज कराई है, जब फोनोलॉजिकल की बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू साउंड, बच्चा साउंड को समझते हुए चीजों को कर रहा है। तो राइट आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोजिशन वेयर थॉट्स पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। मतलब कि ऐसी पोजिशन जहाँ पे मतलब जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लैंग्वेज उन पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो वो उस चीज को हम क्या कहेंगे? सबसे पहला देखिए लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, सेकेंड कॉग्निटिव बायसनेस, सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस या कल्चरल टेंडेंसीज। तो बेटा लैंग्वेज से अगर आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है आपका थॉट प्रोसेस, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन हो जाएगा। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन जहां पे थॉट आपका कहीं ना कहीं लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। तो राइट आंसर विल बी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि repairs appliances by testing hypothesis about the cause of the malfunction based on his experience with these symptoms he uses। मतलब कि रवि जो है वो अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों के खराबी के कारण एक की परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है और उपकरणों की मरम्मत करता है, मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। मतलब कौन सा चीज वो लगा रहा है हाइपोथेसिस को समझते हुए कि अगर ये कॉज करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, अपनी बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? इस चीज को हम ह्यूरिस्टिक मेथड करेंगे। यहाँ पे आप क्या करते हो? अपने प्रायर एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। अच्छा, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? आपके आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को याद रखिए। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? आपके आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इसमें क्या होता है? प्रॉब्लम को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजों को सॉल्व करना। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब्स इनटू स्मॉल ग्रुप व्हिच शी कैन हैंडल इजीली। मतलब कि दिव्या जो होती है, जो काम उसको दिया जाता है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटती है। तो शी इज यूजिंग, वो क्या चीज यूज कर रही है? द्वितीय विस्तारण विधि का, सेकेंडरी लैबुलेशन, सब गोल एनालिसिस, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, फंक्शनल फिक्सनेस, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, या रिडक्शनलिज्म काम कम करने की विधि का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चा क्या कर रहा है, मतलब बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में बांट रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सब गोल एनालिसिस कहेंगे। छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे टास्क में बांट के चीजों को करना, वो आपका क्या हो जाएगा? सब गोल एनालिसिस हो जाएगा। सिक्स देखिए, सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। जब सोसाइटी डिटरमाइन करती है कि मेल को क्या करना है, फीमेल को क्या करना है, तो उस स्टेटमेंट को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहला देखिए, जेंडर एज हेरिडिटी इंडोमेंट, मतलब हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस है जेंडर, या जेंडर एज इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, या इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट है, या जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट,
या जेंडर एज इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, कहीं ना कहीं अंदर पहले से ही वो चीज मौजूद है। तो बेटा अगर सोसाइटी हमारी चीजों को डिटरमाइन कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, जो सोसाइटी हमें बताती है हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, grading, coding, marking and credit accumulation system are some of the example of, अब ग्रेड कर रहे हो बच्चों को, कोड कर रहे हो, मार्क कर रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, ये सिस्टम किस चीज को सिंबलाइज करेगा। देखिए, सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, बच्चों के पोजीशन को सिंबलाइज करने के लिए, या डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड में उनके एकेडमिक प्रोग्रेस बताने के लिए, या स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, मतलब लर्नर्स जो अचीव कर रहा है एक स्कोरिंग प्रोसीजर है, स्कोर के थ्रू उस चीज को रिप्रेजेंट करना, या इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन, या आंसर शीट जो बच्चे ने सबमिट की है उसका इवैल्यूएशन करना। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, लर्नर्स जो अचीव कर रहे हैं उसका एक स्कोरिंग प्रोसीजर है, स्कोर्स के हेल्प से ही आप बच्चों के परफॉर्मेंस को क्या करते हो, जज करते हो। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू, अगर टीचर असेसमेंट कर रहा है बच्चों का, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, वो किस चीज में बच्चों की हेल्प करेगी। देखिए, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, इससे क्या होगा, पेडागोजी जो भी टीचर ने इस्तेमाल किए बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षण विधि में, वो कितना फ्रूटफुल रहा है उस चीज को इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, या एबिलिटी ग्रुप कर देना, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी बच्चों को ग्रुपिंग कर देना, या प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करना, या मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर, बच्चों के परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करना। तो बेटा राइट आंसर क्या होगा कि जो हमारा क्या, जो भी पेडागोजी, जो भी स्ट्रैटेजीज हमने ऑप्ट की है बच्चों के ऊपर, उस चीज का इवैल्यूएशन होता है कि सही तरीके से हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहा है कि नहीं रहा है। राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, The Right to Children Free and Compulsory Education Act 2009 ensures the right of children with disability to free education from, अब फ्री एजुकेशन की बात की है तो एज क्या होगा आपका 6 to 14 होगा, लेकिन हमारे डिसेबल चाइल्ड के लिए क्या होगा 6 to 18 होगा। वैसे हमारे नॉर्मल चाइल्ड के 6 to 14 इनके लिए कंपल्सरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009। तो सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, providing teaching learning material in accessible format to diverse learner implies, मतलब विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्नर्स, या यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेशन। तो बेटा आप ये कह सकते हैं कि आपका क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग है कि सभी बच्चे के लिए एक समान रूप से चीजों को करना, एक जो डाइवर्स क्लास होती है हमारी, जहाँ पे हमारे विभिन्न विभिन्न तरीके के बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके उनके नीड्स को कैटर करते हुए डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसिबल फॉर्मेट का यूज करना, ताकि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक समान, मतलब अच्छा हो, बेहतर रिजल्ट दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Dash involves self-awareness and control of cognitive abilities. Example, planning, reviewing and revising. अब मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन, अकोमोडेशन, सेंट्रेशन। तो बेटा मेटाकॉग्निशन वो आपका प्रोसेस होता है जहाँ पे बच्चा अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने अपने प्रति जागरूक रहता है और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है, ताकि वो चीजों को प्लान कर सके, रिव्यू कर सके, रिवाइज कर सके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन। ये सारी चीजें आपके मेटाकॉग्निशन में होती है, ठीक। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when children think to interpret the received information according to their experience, it is called, जब बच्चा क्या करता है, अपने रिसीव्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस में इंटरप्रेट करता है अपनी थिंकिंग को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस उसका डेवलप हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग में क्या मतलब कोई क्रिएटिव थिंकिंग रखना, कोई बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम का, ये आपका क्रिएटिव में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि आपको जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, आपको कॉन्क्रीट चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर कॉन्क्रीट की बात करते तो बेटा कॉन्क्रीट क्या होता है कि बच्चा जब सोचता है और मतलब इंटरप्रेट करता है
इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई रहती है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है कि जब बच्चा मीनिंग मेकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, बच्चा क्या करता है, जो भी एक्सपीरियंस उसका बना हुआ है उसमें तर्क ढूंढता है, मीनिंग मतलब क्या रहा है उसका एक्सपीरियंस, उस चीज को इवैल्यूएट करता है। लेकिन आपका कॉन्क्रीट क्या हो जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहा है, दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या कर रहा है, रिसीव इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाएगा। तो वो आपका थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। अब जो पढ़ाने की विधि जो यूज करता है टीचर, उसको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बच्चों को पढ़ाना, उनके लर्निंग जो गैप्स होते हैं उसको क्या करना, कैटर करना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण के पूर्व वर्तित है। आप ये सकते हो एंटीसीडेंट टू जनरलाइजेशन, ये आपका राइट आंसर होगा, स्टेजेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ैनज़ोरेक बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर। ज़ैनज़ोरेक क्या बिलीव करते थे, कॉग्निशन इमोशन हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। इनका बिलीव ये था कॉग्निशन कहीं आपका इफेक्ट नहीं डालता इमोशन में, इमोशन इफेक्ट नहीं डालता आपके कॉग्निशन में। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performance of an already learned task। मतलब एक टीचर बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है, टास्क को समझा रही है, लेकिन ऑलरेडी वो बच्चों को पढ़ा चुकी है और बच्चों को चाहती है कि वो ऑब्जर्व करके चीजों को सीखे। ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। ऑब्जर्वेशन बेटा तब होगा जब बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करके सीख रहा है। यहाँ पे टीचर ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया है। करेक्शन आपका करेक्ट करना, मॉडलिंग आपका क्या होता है, जब आप जो चीजें होती हैं उसको आप क्या करते हो, और द बेसिस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन चीजों को सीखते हो, चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते हो, लेकिन वो आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले से पता होता है। तो मॉडलिंग यानी उस चीज को क्या करना, एक्ट करना, देखना, देखते हुए सीखना, वो आपका क्या हो जाएगा, मॉडलिंग हो जाएगा। इमिटेशन रखना ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मान एंड जेनिस, डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द अल्टरनेटिव्स एंड वे द ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब कि मैन एंड जेनिस है जो कि डिसीजन मेकिंग से पहले हर एक अल्टरनेटिव को अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज को खोजते हैं। ये बिहेवियर उनका क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, विजिलेंट, आउटगोइंग, ऑटोक्रेटिक, सर्विलेंस। तो आपका आउटगोइंग नहीं होगा। बच्चे क्या क्या करते हैं, पर्सन हु इज एक्सट्रोवर्टेड एंड सोशली कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा आपका क्या है, आउटगोइंग में कॉन्फिडेंट है चीजों को लेके, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं कह रही है उनका बिहेवियर किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देन ऑटोक्रेटिक की बात करें तो उनका जो बिहेवियर है वो सोली एक सिस्टम पे क्या होता है, एक पर्सन पे डिपेंडेंट होता है। सर्विलेंस पे क्या होना, इंस्पेक्शन करना। विजिलेंट क्या होगा, विजिलेंट एक सिस्टमेटिक सर्च फॉर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि जब बच्चा चीजों को समझने के लिए उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी ऑप्शन के समझने को वो क्या करता है, डीपली सर्च करता है चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विजिलेंट हो जाएगा, सतर्क रहना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डैश थिंकिंग A child as a problem solver evaluates the truth or likely of a statement। अब यहाँ पे क्या होगा कि चाइल्ड क्या है, जब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है ट्रुथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट, मतलब किसी स्टेटमेंट का क्या ट्रुथ है, हर चीज को उस चीज को इवेल्युएट करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा क्या कर रहा है, लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा है। एस्थेटिक दैट इज रिलेटेड टू नेचर, एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें दिख नहीं रही है। क्रिएटिव एक ही प्रॉब्लम का डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढना, लेकिन यहाँ पे बच्चे स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर रहा है। तो राइट आंसर विल बी 3rd, लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस व्हाइल एंजॉयिंग देमसेल्फ इज नोन एज। मतलब ऐसा टास्क जहाँ पे बच्चा खुद
इंजॉय कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टाइप, प्रोड्यूसर टाइप, प्रॉब्लम टाइप या ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो राइट आंसर विल बी कंज्यूमर टाइप, जहां पे बच्चा अपनी चीजों को एंजॉय कर रहा है काम करते हुए, तो 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, multisensory approach in teaching learning is the simultaneously use of visual, auditory, tactile, और आपने वक्त करके पढ़ा होगा विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका काइनेस्थेटिक हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the development and from central part of the body towards the peripheries of excrement donor there proximal distal, और आपका cephalocaudal पता होगा आपको, cephalocaudal क्या होता है, हेड टू टो होता है, लेकिन proximal distal क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, स्कूल हमारा क्या है, एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन है जहां पे बच्चा चीजों को सीखता है। ऑप्शन देखिए, स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, ऐसा नहीं है। स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई, स्कूल एक्टिविटीज सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते नहीं। स्कूल टीचर ऑक्यूपाई सेंट्रल नहीं, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन, जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें क्या की जाती है, फ्रेम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if you join a teacher fraternity and choose to dress like most of the other in your group, you are exhibiting, मतलब कि आपने एक टीचर समूह को ज्वाइन कर लिया और उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, तो आप क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, ग्रुप आइडेंटिटी को एग्जिबिट कर रहे हैं कि आप उस समूह में फिट बैठने के लिए समूह की तरह चीजों को कर रहे हो। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग दी, प्याजे का ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आएगा, प्याजे के कौन से स्टेज है, कौन कौन से स्टेज है, आपका सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ऑब्जेक्ट परमानेंस किसमें आ जाएगा, आपका सेंसरी मोटर में आ जाएगा। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या होता है कि जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए चीजों को प्लान किया जाए, बच्चों के लर्निंग नीड्स, लर्निंग गैप्स को कैटर करने के लिए, तो वो आपका प्रोग्राम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है, हमारे लिए भगवान है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिटवीन डैश मंथ ऑफ एज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बिगिंस टू कंबाइन वर्ड इनटू शॉर्ट सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग। तो अगर हम सेंटेंस और बच्चों के स्पीच डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पे जो एज होगी वो 18 to 24 मंथ्स होगी, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, बिगेन्स करता है, कंबाइन करता है वर्ड, उसके बाद सेंटेंस फ्रेम करना शुरू कर देता है शॉर्ट शॉर्ट, तो वो आपका 18 मंथ से 24 मंथ के बीच का पीरियड होता है। तो राइट आंसर विल बी 1। लास्ट क्वेश्चन देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय, तो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट साहब ने दिया था। तो राइट आंसर विल बी 1। तो बेटा ये रहे आपके 2018 के क्वेश्चंस, मैंने आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं और आपको मैंने कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ा के भी रखी है। तो आप मेरी वीडियोस देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये आपके आपके क्वेश्चंस के आंसर थे, तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज थी, लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आज के टाइम पे क्वेश्चंस नहीं देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वो पूछे नहीं जा सकते, वो पूछे जा सकते। तैयारी आपको पक्की रखनी है, हर एक सेक्शन को ध्यान में रख के चलना है, ताकि आपका पेपर क्वालिफाई करने से कोई ना रोक सके। तो 2018 का हमने पेपर एनालिसिस कर लिया, ऑलमोस्ट हमने सारे एनालिसिस कर लिया, और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली वीडियो पसंद आती तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।